हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जर्मन डेविडसन प्रयोग से डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन किया था और अभी तक हम इस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार प्रकाश का डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है, यानी प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, उसकी तरंग प्रकृति होती है और कणीय प्रकृति होती है। ठीक उसी प्रकार डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से भी एक तरंग संबंधित होती है, मतलब मैटर जो है उसका भी एक डुअल नेचर होता है। ठीक है, यानी कण तरंग की तरफ बिहेव करता है और इसका हम सत्यापन देख चुके हैं जर्मन डेविडसन प्रयोग में। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका विवर्तन होता है और विवर्तन केवल तरंगों की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से तरंग रिलेट होती है और उसी के द्वारा हमने डी ब्रोगली परिकल्पना का सत्यापन किया। आज का ये जो सेशन है इसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेरा फेवरेट है, वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम बहुत व्यवस्थित तरीके से समझते हैं कि इसका क्या सेंस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल की स्पेस में एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है और एक पर्टिकुलर मोमेंटम होता है, यानी उसका एक निश्चित स्थिति और एक निश्चित संवेग होता है। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्पेस में इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन होगी और इसका कोई पर्टिकुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, यानी कि ये एक निश्चित समय बाद किसी निश्चित बिंदु पर होगा और निश्चित समय बाद इसका निश्चित वेग होने के कारण कुछ निश्चित संवेग होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल के लिए हम उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को ज्ञात करने जाएंगे यथार्थ रूप से, तो उसके साथ उसका मोमेंटम यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता रह जाएगी, एरर रह जाएगी। और अगर हम किसी पार्टिकल के मोमेंटम को फाइंड आउट करने जाते हैं बहुत एक्यूरेटली, तो फिर उसकी पोजीशन में जो है कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी, अनिश्चितता रह जाएगी। और इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर थोड़ा इसको समझते हैं और हम उसके मूल पॉइंट को समझते हैं कि एक्चुअली ये सिद्धांत आया ही क्यों, इसके पीछे मेन कारण क्या था। ठीक है, पहले हम केवल स्टेटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद इसके मूल रूप को समझेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट कहता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी कण के लिए स्थिति एवं संवेग को एक साथ, इसमें ये एक साथ वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। देखिए, हम किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के बाद तो उसका संवेग ज्ञात कर सकते हैं और संवेग ज्ञात करने के बाद उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ यथार्थ रूप से नहीं ज्ञात कर सकते। तो स्थिति एवं संवेग को एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इनके मानों में सदैव कुछ अनिश्चितताएं होगी। इसे
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने बताया अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी जो पोजीशन है और इसका जो मोमेंटम है, हम उन दोनों को एक साथ कभी भी यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, उसमें हमेशा कुछ अनिश्चितता होगी। और मान लेते हैं यदि डेल्टा एक्स, यदि मान लेते हैं स्थिति में जो अनिश्चितता है, यदि स्थिति में अनिश्चितता बराबर हो डेल्टा एक्स, यानी हमने जो पोजीशन मेजर की उस पोजीशन में जो एरर है वो डेल्टा एक्स है, और संवेग में एरर जो है, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होगा, गुणा होगा, वो हमेशा ही h/4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा होगा, है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल के लिए हम उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, उसमें हमेशा ही कुछ अनसर्टेनिटी होगी। अगर स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है तो उसका मान हमेशा h/4 पाई के बराबर या उससे बड़ा होगा, जहां h प्लांक नियतांक है 6.62 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, अब ये अनिश्चितता बेसिकली होती क्यों है ना, दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, हमें ये लगता है कि जो स्थिति और संवेग में अनिश्चितताएं आ रही है, हम उनको एक्यूरेटली जो मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम में कुछ न कुछ कमी है, यानी हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें कुछ कमी रह जाती है। हमारा ये मानना है कि हम इसको एक्यूरेटली इसलिए मेजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने एक्यूरेट एपरेटस नहीं है, इतने एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। अगर हमारे पास इतने एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स हो जिससे हम इस अनिश्चितता को दूर कर सके तो ये अनिश्चितता नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अनिश्चितताएं आती है, अनसर्टेनिटी आती है, ये हमारे कारण नहीं आती है, हमारे मेजरमेंट सिस्टम में किसी प्रकार की कोई एरर की वजह से नहीं आती है, या हमारे डिवाइस में किसी प्रकार के एरर की वजह से नहीं आती है, बल्कि ये फिजिक्स का फंडामेंटल रूल है, ये फिजिक्स का बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है, नेचर का रूल है, और ये हमारे कारण नहीं है, ये नेचर के कारण है ना। तो हम ये समझते हैं कि ये अनिश्चितता का सिद्धांत है ही क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है गाइस, अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो समझिए इस अनिश्चितता के सिद्धांत का मुख्य जो कारण है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति के कारण यह अनिश्चितता का सिद्धांत पनपता है। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर से मेरा क्या मतलब है, हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल से वेव एसोसिएटेड होती है, मतलब प्रत्येक मैटर जो है, प्रत्येक द्रव्य जो है, प्रत्येक सब्सटेंस वो दो प्रकार की प्रकृति रखता है। एक तो पार्टिकल फॉर्म में होता है, यानी कि कण के रूप में होता है ना, और दूसरा वेव फॉर्म में होता है। हम पढ़ चुके हैं और इसका सत्यापन भी देख चुके हैं कि पार्टिकल से वेव एसोसिएटेड होती है। डी ब्रोगली परिकल्पना में पढ़ा कि जो पार्टिकल मूव करता है तो वो तरंग की तरह बिहेव करता है। तो इस डुअल नेचर ऑफ मैटर की वजह से, द्रव्य की द्वैत प्रकृति के कारण ही अनिश्चितता का सिद्धांत होता है, और हमेशा उसके संवेग और स्थिति में अनिश्चितताएं होती है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं किस प्रकार से। हमने ये पढ़ा कि प्रत्येक पार्टिकल से एक वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो उस वेव का एक वेव फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे वेव फंक्शन को अपन साई से लिखते हैं। मैं इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा, हायर स्टडीज में आप पढ़ते हो, वो भी तब जब आप फिजिक्स लेते हो, स्पेशली केमिस्ट्री में भी ये पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना डीप में केमिस्ट्री में आप नहीं पढ़ोगे आई गेस। तो मैं इसके बारे में हालांकि अभी बात नहीं करूँगा वेव फंक्शन के बारे में, वेव फंक्शन क्या होता है नहीं होता है। अगर आपको ये पढ़ना हो वेव फंक्शन के बारे में तो मैं इसका एक अलग से वीडियो लिंक दे दूंगा और उसमें आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बात करें कि अनिश्चितता का सिद्धांत का मुख्य कारण क्या है। अनिश्चितता के सिद्धांत का मुख्य कारण है डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी द्रव्य की द्वैत प्रकृति। कण से तरंग संबंधित होती है, जब भी पार्टिकल मूव करता है तो उसे तरंग संबंधित होती है, क्लियर। तो हम क्या मानते हैं, समझना, दो स्थितियां मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान लेते हैं कि किसी कण से कोई तरंग संबंधित है और वो तरंग कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल से कोई तरंग संबंधित है, पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल से जो तरंग संबंधित है वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। तो ये तरंग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये तरंग स्पेस में एग्जिस्ट करती है,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्पेस में ये तरंग एग्जिस्ट कर रही है। इस तरंग में एक क्वांटिटी हमेशा फिक्स होती है, वो होती है तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? इस तरंग की तरंग दैर्ध्य अगर अपन ज्ञात करने जाए तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य यहाँ से लेके यहाँ तक होगी और ये फिक्स होगी पूरी तरंग के लिए। ये तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य बदलेगी नहीं, एक पर्टिकुलर तरंग के लिए एक ही तरंग दैर्ध्य होती है। तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है? लैम्डा है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है डी ब्रोगली परिकल्पना में कि किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है, किसी कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा इस, तो p मेरे पास क्या आ जाएगा? p बराबर आ जाएगा h अपॉन लैम्डा। क्लियर? तो हम क्या देखते हैं कि अगर किसी पार्टिकल से मान लेते हैं कोई तरंग संबंधित है इस प्रकार से, तो उस पार्टिकल का संवेग किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? उस पार्टिकल का संवेग p बराबर आएगा h और अपॉन लैम्डा। यहाँ h प्लांक नियतांक है यानी कांस्टेंट, और किसी भी तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य भी नियत होती है। तो हम h का मान पता है, अगर लैम्डा का मान पता है तो p का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और p का यहाँ एक्यूरेट मान आएगा क्योंकि हमारे पास h कांस्टेंट है और किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य कांस्टेंट होती है। तो ये दोनों ही हमें पता होगा, तो हमें किसी भी पार्टिकल से संबंधित तरंग या पार्टिकल का जो संवेग है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। यानी कि हमने संवेग को एक्यूरेटली मेजर कर लिया। तो अनिश्चितता कहाँ आएगी? अनिश्चितता आएगी इसकी स्थिति में। समझिए कैसे? पार्टिकल से ये जब तरंग संबंधित है तो इस पूरी तरंग में पार्टिकल कहाँ होगा? इस पूरी तरंग में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इस पूरी तरंग में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो जब हमने इसकी तरंग दैर्ध्य निश्चित करके संवेग को निश्चित कर लिया, मतलब संवेग हम जब एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे तब हम इसकी स्थिति मेजर नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि इस पूरी तरंग में पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हमने संवेग को जब फिक्स कर दिया, एक्यूरेटली मेजर कर दिया, उस स्थिति में हम इसकी स्थिति को मेजर नहीं कर पाएंगे। इसकी स्थिति यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, इस पूरे तरंग की सिचुएशन में कहीं भी हो सकता है। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी क्योंकि स्थिति का मान कहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जब संवेग निश्चित हो गया तब इसकी स्थिति अनिश्चित होगी, ठीक है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। किस कारण है? क्योंकि पार्टिकल से तरंग एसोसिएटेड है। डुअल नेचर ऑफ मैटर की वजह से ही अनिश्चितता आती है, अन्यथा अनिश्चितता न के बराबर होती है, ठीक है। तो ये पहली अपन ने बात कर ली। जब हमने तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी संवेग को जब निश्चित कर लिया तब हमारे पास कण की स्थिति अनिश्चित हो गई। हमें पता ही नहीं है कि इस पूरी तरंग में कण कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो संवेग निश्चित होने पर इसकी स्थिति अनिश्चित हो गई, यह अनिश्चितता यहाँ आ गई। तो हम दूसरी बात क्या कर लेते हैं? हम करते हैं इसकी स्थिति को निश्चित कर देते हैं, तब इसके संवेग में अनिश्चितता आएगी। कैसे आएगी उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल से जो तरंग एसोसिएटेड है वो कुछ इस प्रकार की नहीं है, बल्कि पार्टिकल से जो तरंग एसोसिएटेड है वो कुछ इस प्रकार की तरंग है, ठीक है। इसे लोकलाइज्ड वेव कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? लोकलाइज्ड वेव। तो हम क्या देखते हैं कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और उस पार्टिकल से वेव जो है वो केवल इतने से रीजन में एग्जिस्ट करती है। पार्टिकल से संबंधित तरंग जो है वो इतने छोटे से रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास रीजन कम हो गया। हमारे पास जो क्षेत्र पहले बहुत ज्यादा था जहां पार्टिकल लाई कर सकता था कहीं पे भी, अब हमने पार्टिकल से संबंधित तरंग जो है वो केवल इतने रीजन में तरंग उससे संबंधित है, और इतने छोटे से रीजन में हम उस पार्टिकल की अगर पोजीशन फाइंड आउट करने जाए तो अब हम आराम से उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई यहाँ तो हमारे पास तरंग काफी लंबे स्पेस में एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं थी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल से संबंधित तरंग है वो केवल इतने छोटे से रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। इस स्थिति में इतने छोटे से रीजन में हम उसकी स्थिति को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एक्स को हम क्या मेजर कर सकते हैं? एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रीजन कम हो गया। तो ये पार्टिकल जो इतने छोटे से रीजन में कहीं पे होगा, मतलब इसकी स्थिति जो है वो निश्चित हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसका संवेग ज्ञात करना है तो संवेग मेरे पास किस प्रकार से आएगा? संवेग हम जानते हैं, संवेग होता है p बराबर h अपॉन लैम्डा। तो सुनिए, ये जो तरंग है इस प्रकार की लोकलाइज्ड वेव, ये लोकलाइज्ड वेव बहुत सारी तरंगों के अध्यारोपण से बनती है। समझे इस बात को? ये कोई सिंगल तरंग नहीं है, ये लोकलाइज्ड वेव है, और इस प्रकार की तरंग जो है वो बहुत सारे तरंगों के अध्यारोपण से बनती है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ तरंगे हैं इस प्रकार की, ठीक है।
तो ये बहुत सारी तरंगे जब आपस में अध्यारोपित होती है तो इनके अध्यारोपण से इस प्रकार की लोकलाइज्ड वेव बनती है। मतलब ये सिंगल वेव नहीं है, ये वेव बहुत सारी तरंगों के अध्यारोपण से बनती है जिसे वेव पैकेट कहते हैं। और बीएससी में आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे, जहाँ पे आप ये क्या कहते हैं अपन इसे वेव फंक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस है, 11th में आपने पढ़ा, लेकिन 11th में इसका लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है। मेरी बात को समझिए कि ये जो लोकलाइज्ड वेव है, इस लोकलाइज्ड वेव में हम पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कम रीजन में फैली हुई है, तो कम रीजन में हम पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि ये लोकलाइज्ड वेव बहुत सारी वेव्स के अध्यारोपण से बनती है, सुपर पोजिशन से बनती है। जैसा हमने 11th क्लास में 9th चैप्टर पढ़ा था तरंग, है ना, तो उसमें तरंगों का अध्यारोपण पढ़ा था। तो ये बहुत सारी तरंगें जब अध्यारोपित होती है तो इस प्रकार की लोकलाइज्ड वेव बनती है, ठीक है। तो इन बहुत सारी तरंगों के तरंग दैर्ध्य को अगर देखें तो इस वाली तरंग का तरंग दैर्ध्य मेरे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास λ1 यहाँ से यहाँ तक। इस वाली तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा λ2 यहाँ से यहाँ तक। इस वाली तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना आ जाएगा, λ3 यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाली तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1 होने के कारण इसका संवेग कितना आ जाएगा, इसका संवेग मान लेते क्या आ जाएगा, p1 आ जाएगा, जो क्या आएगा, यह आएगा h/λ1। इस वाली तरंग का संवेग कितना आएगा, p2 आएगा, जो आएगा h/λ2। इस वाली तरंग का संवेग कितना आएगा, p3 आएगा, जो आएगा h/λ3। क्लियर। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने तरंग संबंधित तरंग जो है वो लोकलाइज्ड वेव मानी, जिसमें कम रीजन में वो पार्टिकल से संबंधित तरंग है, तो कम रीजन के कारण इसकी स्थिति को तो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब इस पार्टिकल का संवेग क्या होगा, तो इस पार्टिकल का संवेग p1 भी हो सकता है, इस पार्टिकल का संवेग p2 भी हो सकता है, इस पार्टिकल का संवेग p3 भी हो सकता है, और इस पार्टिकल का संवेग और भी कुछ हो सकता है, जिन तरह की तरंगों से मिलकर ये लोकलाइज्ड वेव बनी है। तो यहाँ पर जब हमने स्थिति को निश्चित कर दिया तो अब हमारे पास संवेग के बहुत सारे मान आ गए, मतलब संवेग अनिश्चित हो गया, संवेग का कुछ भी मान हो सकता है। यहाँ पर जब हमने संवेग को निश्चित कर दिया था तब हमारे पास स्थिति में अनिश्चितता आ गई, मतलब स्थिति वो कहीं पे भी हो सकती है। तो यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है कि पार्टिकल जो है वो डुअल नेचर रखता है, मैटर जो है वो डुअल नेचर रखता है। प्रत्येक गतिशील द्रव्यकण से तरंग संबंधित होती है, और तरंग संबंधित होने के कारण ही हम उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं कर सकते। जब हम उसके मोमेंटम को मेजर करने जाएंगे एक्यूरेटली, तब उसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो जाएगी, और जब हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने जाएंगे तब उनके मोमेंटम जो है वो अनसर्टेन हो जाएगी। मतलब हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ, याद रखिएगा, साइमल्टेनियसली एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, और इसे ही हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। और इनकी अनिश्चितता की जो वैल्यू होती है वो मैं आपको बता चुका, डेल्टा x और डेल्टा p का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा h/4π से बड़ा या बराबर होगा, यानी अनिश्चितता का मान एक निश्चित मान से हमेशा ज्यादा या बराबर होगा। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है गाइस, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब सुनिए मेरी बात, हाइजेनबर्ग का ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर ही बोर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था, और हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी पता चली थी कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है, ठीक है। तो ये मैं जो अभी बात कर रहा हूँ बोर के एटॉमिक मॉडल की, वो मैं अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा, और इसका वहाँ यूज भी करूंगा कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण बोर का जो परमाणु मॉडल था वो फेल हो गया था। उसके बहुत सारे अदर भी कारण थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता था, और इसके अकॉर्डिंग जो है ना क्या बात हुई थी बोर के एटॉमिक मॉडल में, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। एक और लेक्चर मैं अपलोड करूंगा जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड देन ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबली हम एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करेंगे गाइस। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।